नोट वही होता है, नोट के ऊपर गांधी भी वही होते हैं, उनका चश्मा भी वही होता है, बस उस पर अमाउंट का जो लिखा हुआ रहता है वो अलग अलग रहता है, 50, 100, 500, 200। लेकिन बात ये नहीं समझ में आती कि वो वाइट रहता है और वो ब्लैक कब हो जाता है, दिखता कभी नहीं ब्लैक। तो उस वाइट नोट को ब्लैक कब कहा जाता है? उस वाइट नोट को ब्लैक कब कहा जाता है? ब्लैक तब कहा जाता है जब वो सरकार के आंखों में पट्टी बांध के किनारे के रास्ते से निकल जाए और वो ब्लैक कहलाता है, पर वो चलता है इसी वाइट मार्केट में। इसी प्रकार से राजस्व की आड़ में अवैध निर्माण का जो मनी होता है वो ब्लैक मनी ही होता है। जब सरकार के खांचे में, सरकार के सांचे में उस जमीन पर कुछ है ही नहीं, तो फिर उसका अमाउंट सरकार पाएगी कहां से? और वो पैसा उस पर बन चुका है मकान, उसमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। वसई फाटे से लेकर नाना सोपारा फाटा, बोईसर तक, ये सारे जगह न जाने कितने मकान बने हुए हैं, न जाने कितने दुकान बने हुए हैं, न जाने कितने इंडस्ट्रियल हैं। और ये सब के सब बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है, उसने तो इतिहास रचा ही है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है कि व्हाइट मनी ब्लैक में कैसे बदल जाती है। सब कुछ वहीं खड़ा है, लेकिन जो सरकार के पेपर में जो प्रोसीजर होता है उसमें कहीं नहीं पड़ा है, वहाँ खाली खाका है। तो फिर सीधी सी बात हो गई कि वो पूरा का पूरा जो निर्माण खड़ा हुआ है वो भी ब्लैक ही है। जैसे आपको नोट ब्लैक नहीं दिखाई देती लेकिन कही जाती है ब्लैक मनी, ऐसे ही ये जो अवैध निर्माण खड़े हुए हैं ये वाइट तो दिखते हैं, रंग बिरंगे तो दिखते हैं, पर ये रहते हैं ब्लैक। इन्हें ब्लैक कहा जाएगा सरकार की नज़र में। तो एक बार जैसे ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी सरकार ने किया, मैं चाहता हूं कि वसई विरार में भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। ये जब इलेक्शन आता है, सिर्फ वसई विरार की नहीं, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और सारे भारत में ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है। अरविंद केजरीवाल भी जब इलेक्शन आता तब चिल्लाता है कि हम झुकी झोपड़ियों को लीगल करेंगे, और हर पार्टी ये इलेक्शन के टाइम पे चिल्लाता है। और उसके वो जब मंत्रालय में बैठ जाते हैं, जब विधायक मंत्री बन जाते हैं, जब उनको उसका जब करना होता है तभी उसको बात को खींचते रहते हैं। इस साल तो अपने पास सत्ता आ गई है, तो अगले साल के लिए अपने पास क्या ऐसा बचने वाला है? तो ये मुद्दा हमेशा ही रखेगा। जो मंत्री लोग जो खेल खेलते हैं, ये जो सत्ता पार्टी या विपक्ष वाले जो खेल खेलते हैं, उनको मैं एक ना एक विनती करूंगा, जो जिनके जो गरीबों के पे आप जो तलवार की हमेशा जो रखते हो, उसे सरकार का भी नुकसान होता है और पब्लिक का भी नुकसान होता है। जो आप वायदा करते हो इलेक्शन में कि आपकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, जो आपका जो है सबको हम लीगल कर देंगे, तो कर दो ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इसको लटकाते हो साल दर साल क्यों लटकाते हो? आरक्षण और गैर आरक्षण, आरक्षण जो होता है वो परसेंटेज के ऊपर होता है। कम परसेंटेज है तो भी वो बंदा जाएगा, और ज़्यादा परसेंटेज वाला आरक्षण के दायरे में फंस के वहीं लटक जाएगा। अब बात आती है, ये विवाद तो सबको समझ में आता है, लेकिन एक और महान विवाद है जिसे कहते हैं मुद्रा, जिसे कहते हैं घूस, जिसे कहते हैं रिश्वत। इसका भी कमाल गजब का होता है। आपका बच्चा बहुत ही अच्छी पढ़ाई में आगे है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर चुका है, उसने डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन अगर उसको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। ये बात कॉमन सी हो गई है, लोगों के जहन में बैठ गया है। ऐसा लगता है ये संवैधानिक रिश्ता बन चुका है। पढ़ाई के बाद आपको मुद्रा चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, आपको उतना देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जब मुद्रा देने के बाद जब कोई राजस्व विभाग में बैठेगा और जब सरकारी तंत्र में बैठेगा, तो इतना पैसा उसने जब दिया है तो उसके अक्ल में ये बात ज़रूर आ गई है कि ये तो हमारा हक अधिकार है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसे दे करके और ले करके। तो अब वो शुरू करता है एक नया खेल। 500 रुपये लाओ, मैं तुम्हारा आधार कार्ड बना दूंगा। 1000 रुपये लाओ, मैं तुम्हारा पैन कार्ड बना दूंगा। 2000 रुपये लाओ, वोटर ID बना दूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस बना दूंगा। तो ये बड़े गजब का खेल होता है। इस पर कोई निगरानी ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। देखो, जो डॉक्टर होते हैं उनको प्लीज कोटा मत दो, क्योंकि ये आदमी को पहुंचाता नहीं, ऊपर पहुंचा देता है। तो ये बात गलत है। ये कोटा वाला ये 35% में कोटा में डॉक्टर बन जाता है और हमारी जान से खेलता है। वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जो भी जाता है ज़्यादा करके ऊपर चला जाता है। तो ये सिर्फ कोटे का खेल है, ये डॉक्टर लोग में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके गर्दन पे एक तलवार जो रहती है वो सदैव रहेगी।
वो है राजस्व विभाग की। जहां वोटर लिस्ट में इन सारे लोगों के नाम मिलते हैं, वहीं राजस्व विभाग की लिस्ट में पूरी ज़मीनें समतल मैदान हैं। यानी राजस्व विभाग के पास ये जो ज़मीनें हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ जो है अवैध निर्माण के भाड़ा उनको जाता है, और जो निर्माण बने हुए हैं उसका कोई लिस्ट वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ पर लिस्ट होता तो ये सारे लीगल होते। आधार कार्ड होता है एक भारत के नागरिक के लिए होता है, और ये जो नेपाल से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, उनका ये आधार कार्ड कैसा बन सकता है? सिर्फ 500 रुपये के लिए, यानी 500 रुपये के लिए आदमी बिक सकता है। 500 रुपये तुमको एक अथॉरिटी दी है सिग्नेचर की, तो तुम 500 रुपये में बेच दो, अपने आप को बेच दो, पैन कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो, उसको लीगल कर दो। उस आधार कार्ड के तत्व पे वो क्या क्या करता है वो आदमी, बैंक का खाता खोलता है, प्रॉपर्टी लेता है, वगैरह वगैरह, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, यानी एक भारत का नागरिक बनकर। तो ये 500 रुपये का जो खेल खेल रहा है, जो 500 रुपये में जिसने बना के दिया हुआ है, और उनके पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से 5,000 रुपये डिपॉजिट और 2,000 रुपये, 1,000 रुपये भाड़े पे रूम मिल जाता है, इसलिए गरीबों को बहुत आराम है। और आराम की बात की जाए तो मुंबई में यहाँ से जाने आने के लिए लोकल ट्रेन की सुविधा होती है, जिसको ले करके जनता मुंबई जाकर 10 रुपये कमा लेती है और अपने घर पे रिटर्न आ जाती है। भले इस कोरोना काल में ट्रेनें बंद हैं, पर हम वसई विरार की जो महानगर पालिका की बसें हैं उनकी हम दाग देंगे, क्योंकि वो उस समय चलती थी जब ट्रेन चलती थी, वो उस समय बंद हो गई जब ट्रेन बंद हो गई। कमाल का दोस्ती और याराना लगता है लोकल ट्रेन का और यहाँ के वसई विरार की बस का। ये चाहते ही नहीं है कि वसई विरार वालों को ये बस मिले, ये बस की सुविधा मिले। क्यों? पता नहीं है, वो लोग को पता है कि हम ये अभी बस चलाएंगे तो हमको घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलेगा करके ये लोग का जो तालमेल है इसी के लिए बंद है। नहीं तो ट्रेन जब ट्रेन की परमिशन मिलेगी ये बराबर आ जाएंगे, कोई ना कोई टेंडर फेंडर लेके आ जाएंगे और बस भी शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी जी। नमस्कार। हमारी चर्चा इसलिए होती है वसई विरार को लेकर, क्योंकि वसई विरार में समस्याएं भी बहुत है और आराम भी बहुत है। आराम जो है वो बेतहासा है और समस्याएं जो हैं वो भी बेतहासा है। हम आराम की बात कर लेंगे तो हम ज़रा इस पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से 5,000 रुपये डिपॉजिट और 2,000 रुपये, 1,000 रुपये भाड़े पे रूम मिल जाता है, इसलिए गरीबों को बहुत आराम है। और आराम की बात की जाए तो मुंबई में यहाँ से जाने आने के लिए लोकल ट्रेन की सुविधा होती है, जिसको ले करके जनता मुंबई जाकर 10 रुपये कमा लेती है और अपने घर पे रिटर्न आ जाती है। भले इस कोरोना काल में ट्रेनें बंद हैं, पर हम वसई विरार की जो महानगर पालिका की बसें हैं उनकी हम दाग देंगे, क्योंकि वो उस समय चलती थी जब ट्रेन चलती थी, वो उस समय बंद हो गई जब ट्रेन बंद हो गई। कमाल का दोस्ती और याराना लगता है लोकल ट्रेन का और यहाँ के वसई विरार की बस का। ये चाहते ही नहीं है कि वसई विरार वालों को ये बस मिले, ये बस की सुविधा मिले। क्यों? पता नहीं है, वो लोग को पता है कि हम ये अभी बस चलाएंगे तो हमको घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलेगा करके ये लोग का जो तालमेल है इसी के लिए बंद है। नहीं तो ट्रेन जब ट्रेन की परमिशन मिलेगी ये बराबर आ जाएंगे, कोई ना कोई टेंडर फेंडर लेके आ जाएंगे और बस भी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब योद्धा हैं, और वो योद्धा हैं जो तब तक दुबके रहेंगे जब तक कि पूरी जनता सड़कों पर नहीं निकल जाएगी। जब सारा डर निकल जाएगा तब मलाल मिटाने के लिए अपना आ जाएंगे। वसई विरार में लगभग 75% जनता यहाँ की वोटर है। 25% बाहर के हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या पर प्रांतीय हैं जो कमाने खाने आए हैं और वो कमाते खाते हैं, भाड़े पर रहते हैं और चले जाते हैं। ये 75% जो जनता है वोटर लिस्ट में इनका नाम दर्ज है और यहाँ से वोटिंग होती है। कुछ स्लम एरिया की बात मैं करूँगा, जैसे कि नाला सोपारा के अंदर बहुत सारे स्लम एरिया हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी छिटपुट आपको मिलेंगे। अब स्लम एरिया में वाखनपाड़ा, धानूबाग, संतोष भवन, बेलालपाड़ा, गौराईपाड़ा, ये से तमाम स्लम एरिया हैं जहाँ पर के वोटर तो अनलिमिटेड हैं और पार्टी, सत्ता पार्टी के, विपक्ष पार्टी के सपोर्टर भी बहुत हैं। ये सपोर्टर और वोटर की जो लिस्ट है वो काफ़ी भारी मात्रा में है और ये लोग जो है वोट बैंक भी हैं, लेकिन इनके गर्दन पे एक तलवार जो रहती है वो सदैव रहेगी, वो है राजस्व विभाग की। जहां वोटर लिस्ट में इन सारे लोगों के नाम मिलते हैं, वहीं राजस्व विभाग की लिस्ट में पूरी ज़मीनें समतल मैदान हैं।
यानी राजस्व विभाग के पास ये जो ज़मीनें हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ जो है अवैध निर्माण के भाड़ा उनको जाता है, और जो निर्माण बने हुए हैं उसका कोई लिस्ट वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ पर लिस्ट होता तो ये सारे लीगल होते। अब ये इनलीगल है तो लोगों के सर पे एक तलवार लटकती है, और उस तलवार की धार पे वो पूरा पूरा जीवन गुजार देगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वसई विरार की अगर बात की जाए तो यहाँ लाखों करोड़ों घर हैं, और ये लाखों करोड़ों घरों को हक का अधिकार मिलना इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि लगभग 20 साल से एक ही सत्ता राज करती है। होली के दिन, दिवाली के दिन पाव किलो मिठाई मिल जाएगा, और जो इनके तंत्र के जो अनमोल रतन हैं वो लोगों को वो मिठाई की आश्वासन देके मिठाई खिला करके खुशियां मना लेते हैं, पर वो खुशियां भूल जाती हैं कि जो हमारे घरों में होनी चाहिए। और ईद के दिन पाव किलो सेवइयाँ और आधा किलो दूध मिल जाने से इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई पे वो लकीर नहीं हटने वाली, जो लकीर जो है पड़ी हुई है राजस्व विभाग में। इसलिए राजस्व विभाग को एक सर्जिकल स्ट्राइक वसई विरार में करना चाहिए। उस सर्जिकल स्ट्राइक से राजस्व विभाग को भी फायदा होने वाला है, और वसई विरार की जनता को भी फायदा होने वाला है। आप बात कर रहे हो कि ये लीगल अनलीगल की बात कर रहे हो, तो मैंने तो यहाँ पर जो नेपाल से आने वाले और बांग्लादेश से आने वाले का भी 500 रुपये में आधार कार्ड बनते हुए देखा है, और ये रहेगा। मैं ये आपको सबूत दे सकता हूँ कि 500 रुपये में आधार कार्ड बनता है। जो आधार कार्ड पे जो साइन करता है, जो आधार कार्ड पे अपलोड करता है, तो उनको एक सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप ये जनता तय करो। क्योंकि आधार कार्ड होता है एक भारत के नागरिक के लिए होता है, और ये जो नेपाल से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए उनका ये आधार कार्ड कैसा बन सकता है? सिर्फ 500 रुपये के लिए, यानी 500 रुपये के लिए आदमी बिक सकता है। 500 रुपये तुमको एक अथॉरिटी दी है सिग्नेचर की, तो तुम 500 रुपये में बेच दो, अपने आप को बेच दो, पैन कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो, उसको लीगल कर दो। उस आधार कार्ड के तत्व पे वो क्या क्या करता है, वो आदमी बैंक का खाता खोलता है, प्रॉपर्टी लेता है, वगैरह वगैरह, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, यानी एक भारत का नागरिक बनकर। तो ये 500 रुपये का जो खेल खेल रहा है, जो 500 रुपये में जिसने बना के दिया हुआ है, और उनके पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। अगर बात करेंगे कि 500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाती है, जिसने कभी स्टीयरिंग नहीं संभाला, जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं दिया, वो 2000 रुपये खर्च करके 4 व्हीलर 2 व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। यानी हमारे सरकार में एक विवाद तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, जो समाज के सामने खुलेआम है, आरक्षण और गैर आरक्षण। आरक्षण जो होता है वो परसेंटेज के ऊपर होता है, कम परसेंटेज है तो भी वो बंदा जाएगा, और ज़्यादा परसेंटेज वाला आरक्षण के दायरे में फंस के वहीं लटक जाएगा। अब बात आती है, ये विवाद तो सबको समझ में आता है, लेकिन एक और महान विवाद है जिसे कहते हैं मुद्रा, जिसे कहते हैं घूस, जिसे कहते हैं रिश्वत। इसका भी कमाल गजब का होता है। आपका बच्चा बहुत ही अच्छी पढ़ाई में आगे है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर चुका है, उसने डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन अगर उसको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। ये बात कॉमन सी हो गई है, लोगों के जहन में बैठ गया है, ऐसा लगता है ये संवैधानिक रिश्ता बन चुका है। पढ़ाई के बाद आपको मुद्रा चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, आपको उतना देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जब मुद्रा देने के बाद जब कोई राजस्व विभाग में बैठेगा और जब सरकारी तंत्र में बैठेगा, तो इतना पैसा उसने जब दिया है तो उसके अक्ल में ये बात ज़रूर आ गई है कि ये तो हमारा हक अधिकार है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसे दे करके और ले करके। तो अब वो शुरू करता है एक नया खेल, 500 रुपये लाओ मैं तुम्हारा आधार कार्ड बना दूंगा, 1000 रुपये लाओ मैं तुम्हारा पैन कार्ड बना दूंगा, 2000 रुपये लाओ वोटर ID बना दूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस बना दूंगा। तो ये बड़े गजब गजब का खेल होता है, इस पर कोई निगरानी ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। ध्यान सबका है, पर ये जो करप्ट है ना, करप्ट लोग जो बैठे हुए, ये कोटा पे आने वाले जो कोटा होता है ना, कोटा, ये जो आप बात कर रहे हो आरक्षण और इसका, तो इसके मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा कोटे के बारे में, पर खाली कोटे के बारे में एक ही ध्यान रखो, जो डॉक्टर होते
उनको प्लीज़ कोटा मत दो, क्योंकि ये आदमी को पहुंचाता नहीं, ऊपर पहुंचा देता है। तो ये बात गलत है। ये कोटा वाला ये 35% में कोटा में डॉक्टर बन जाता है और हमारी जान से खेलता है। वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जो भी जाता है ज़्यादा करके ऊपर चला जाता है। तो ये सिर्फ कोटे का खेल है, ये डॉक्टर लोग में तो नहीं होना चाहिए। बोईसर, विरार, पालघर, नाला सोपारा, इसमें लाखों करोड़ों लोग बस चुके हैं और ये करोड़ों लोग यहीं पे व्यापार करते हैं और यहीं अपना कारोबार करते हैं और यहीं पर जीवन यापन करते हैं। इन सारे लोगों को सारे के सारे अधिकार मिल चुके हैं। सबके पास यहाँ की ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, सबके पास यहाँ का राशन कार्ड हो गया, सबके पास यहाँ का वोटर आईडी हो गया। कुछ कमी है, कुछ बेसी है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि जिस घर के अंदर रहते हैं वो घर ही उनका नहीं है। और इस घर की बात अगर की जाए तो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी होती है या फिर जो विपक्ष में होती है या फिर जो राज्य में होती है, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि 20 साल 25 साल तक एक ही मकान में रहने वाला व्यक्ति अगर किराए के भी मकान में रहता है तो उसका अधिकार होता है वो कोर्ट और कानून से लड़के उसके लिए हक मांग सकता है। लेकिन जहाँ जो खुद का मकान कहता है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अजीबोगरीब दास्तान है। ये पूरा पॉलिटिकल गेम है। ये जब इलेक्शन आता है, सिर्फ वसई विरार की नहीं, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और सारे भारत में ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है। अरविंद केजरीवाल भी जब इलेक्शन आता तब चिल्लाता है कि हम झुग्गी झोपड़ियों को लीगल करेंगे, और हर पार्टी ये इलेक्शन के टाइम पे चिल्लाता है। और उसके वो जब मंत्रालय में बैठ जाते हैं, जब विधायक मंत्री बन जाते हैं, जब उनको उसका जब करना होता है तभी उसको बात को खींचते रहते हैं। इस साल तो अपने पास सत्ता आ गई है, तो अगले साल के लिए अपने पास क्या ऐसा बचने वाला है। तो ये मुद्दा हमेशा ही रहेगा। तो ये जो मंत्री लोग जो खेल खेलते हैं, ये जो सत्ता पार्टी या विपक्ष वाले जो खेल खेलते हैं, उनको मैं एक ना एक विनती करूंगा, जो गरीबों के पे आप जो तलवार की हमेशा जो रखते हो, उसे सरकार का भी नुकसान होता है और पब्लिक का भी नुकसान होता है। जो आप वायदा करते हो इलेक्शन में कि आपकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, जो आपका जो है सबको हम लीगल कर देंगे, तो कर दो ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इसको लटकाते हो साल दर साल क्यों लटकाते हो? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस अजीबोगरीब दास्तान में मैं एक बात और बताऊंगा कि लोगों को घरपट्टी भरना पड़ता है और घरपट्टी हर एक व्यक्ति भरता है। यहाँ तक कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने वाला जो बड़े गाले का मालिक होता है, जो बड़े गाले का ओनर होता है, उसको भी घरपट्टी भरना पड़ता है। और जहाँ लोकल चालियों में रहने वाले लोग हैं, उनके भी छोटे छोटे 10 बाई 10 के भी रूम है, तो उसका भी घरपट्टी भरना पड़ता है। ये घरपट्टी का पैसा जाता है और घरपट्टी के ऊपर अल्ताफ भाई आपने ही बताया था कि उस पर साफ तौर पे लिखा रहता है कि आप जो है लीगल प्रोसीजर में नहीं है, इसके एवज में ये आपके ऊपर चार्जेस है और वो चार्जेस आप भर रहे हैं। लेकिन ये चार्जेस ले करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होने वाला है? दूर दूर तक अगर देखा जाए तो 20-25 साल तक लोग भरते हैं, ना उनको कोई फ़ायदा होने वाला है और न ही सरकारी तंत्र को कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब उसको किसी बड़े प्रोजेक्ट को करना होगा तो उसके लिए भारी मुआवजा देना पड़ता है, वो भी इनलीगल अवैध निर्माण के एवज में। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान होता है और जनता को भी नुकसान होता है। नोट वही होता है, नोट के ऊपर गांधी भी वही होते हैं, उनका चश्मा भी वही होता है, बस उस पर अमाउंट का जो लिखा हुआ रहता है वो अलग अलग रहता है, 50, 100, 500, 200। लेकिन बात ये नहीं समझ में आती कि वो वाइट रहता है और वो ब्लैक कब हो जाता है, दिखता कभी नहीं ब्लैक। तो उस वाइट नोट को ब्लैक कब कहा जाता है? उस वाइट नोट को ब्लैक कब कहा जाता है? ब्लैक तब कहा जाता है जब वो सरकार के आंखों में पट्टी बांध के किनारे के रास्ते से निकल जाए और वो ब्लैक कहलाता है, पर वो चलता है इसी वाइट मार्केट में। इसी प्रकार से राजस्व की आड़ में अवैध निर्माण का जो मनी होता है वो ब्लैक मनी ही होता है। जब सरकार के खांचे में, सरकार के सांचे में उस जमीन पर कुछ है ही नहीं, तो फिर उसका अमाउंट सरकार पाएगी कहां से? और वो पैसा उस पर बन चुका है मकान, उसमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। वसई फाटे से लेकर नाला सोपारा फाटा, बोईसर तक, ये सारे जगह न जाने कितने मकान बने हुए हैं, न जाने कितने दुकान बने हुए हैं, न जाने कितने इंडस्ट्रियल हैं।
और ये सब के सब बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है, उसने तो इतिहास रचा ही है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है कि व्हाइट मनी ब्लैक में कैसे बदल जाती है। सब कुछ वहीं खड़ा है, लेकिन जो सरकार के पेपर में जो प्रोसीजर होता है उसमें कहीं नहीं पड़ा, वहाँ खाली खाका है। तो फिर सीधी सी बात हो गई कि वो पूरा का पूरा जो निर्माण खड़ा हुआ है वो भी ब्लैक ही है। जैसे आपको नोट ब्लैक नहीं दिखाई देती लेकिन कही जाती है ब्लैक मनी, ऐसे ही ये जो अवैध निर्माण खड़े हुए हैं ये वाइट तो दिखते हैं, रंग बिरंगे तो दिखते हैं, पर ये रहते हैं ब्लैक। इन्हें ब्लैक कहा जाएगा सरकार की नज़र में। तो एक बार जैसे ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी सरकार ने किया, मैं चाहता हूं कि वसई विरार में भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। शायद सरकार के सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो जाए। लीगल प्रोसीजर में डाला जाए, इनको या तो लीगल करार दिया जाए या एक ही झटके में इनलीगल करार दिया जाए। जो उस पर जुर्माना होता है वो लगाया जाए या हटाया जाए या फिर बसाया जाए। मैं तो ये चाहूँगा कि ये इनको बसाया जाए और इनको लीगल किया जाए, जैसा कि आप इलेक्शन के टाइम पे वादा करते हो और करते रहे हो, पहले से वादा करते रहे हो कि जो भी अनलीगल वाले को हम लीगल कर देंगे, तो करना चाहिए ना। क्यों आप लोग को, आप गरीब आदमी को परेशान करते हो? जो ज़िंदगी में पहला मकान लेता है, जिनको मकान लेने के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं रहती है, वो बेचारा ले लेता है 10-12 लाख 15 लाख पसीने का पैसे से ले लेता है और उसको फिर वही गेम खेलते हो आप हमेशा। तो आप जो भी है करना चाहो तो लीगल कर सकते हो, तो कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के साथ, सच्चाई के साथ, सच्ची घटनाओं के साथ और आंख खोलने वाले चर्चाओं के साथ। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए इंकलाब न्यूज़। जय हिंद।